निजीकरण करवा रहे हैं। आप हर पब्लिक सेक्टर को पूंजीपतियों के हाथ बेच रहे हैं। उनका अपना पैसा नहीं है साथियों। आपका बुलडोजर जहां गरीबों की मकानों को तोड़ने पर लगी हुई है, आपका बुलडोजर सच्चाई के ऊपर चल रही है। और इसीलिए आपने कहा अर्बन नक्सल की बात। कौन है अर्बन नक्सल? एक दीवार खड़ा कर लिया है और उसके कारण हमारे देश की विकास की गति रुक गई है। ऐसे सरकार जो बड़ी पूंजीपतियों की मित्रता के आधार पर आपकी और हमारी एक गरीब औरत के बारे में आज हम लोग सीपीआईएम की आह्वान से देश भर का जो अभियान चल रहा है, मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, उनकी गलत विचारधारा के खिलाफ और संविधान के ऊपर उनके हमले के खिलाफ, और देश भर में हजारों लाखों की तादाद में मजदूर के लोग, मजदूर वर्ग के साथी, किसान, मेहनत करने वाले साथी, हमारी महिलाएं, नौजवान, छात्र एक साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं कि देश बचाने के लिए हमें मोदी सरकार को हटाने की बहुत सख्त जरूरत है, वरना देश बच नहीं सकता। जब हम लोग सीपीआईएम की ओर से यह आह्वान करते हैं, उसके साथ साथ इस अभियान की विशेष पहलू जुड़ी है मेरे प्रिय साथियों, और वो पहलू है ये लाल झंडे की वैकल्पिक नीति। हम किसी को आलोचना करते हैं, लेकिन उस आलोचना के साथ हमारे इस देश की हित के लिए, स्वार्थ के लिए हमारी अपनी क्या समझ है, हमारी क्या नीतियां हैं, हम क्या लागू कराना चाहते हैं, ये भी इस अभियान की एक बहुत अहम भूमिका है। और मुझे गर्व है इस बात की कि देश भर में, चाहे आप सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें या आप जनता के अनुभव के आधार पर देखें, एक ऐसा विकल्प तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम साधनों की कमियों के बावजूद एक विकल्प ऐसा है जो केरल में ये लाल झंडे के नेतृत्व में हमने केरल की सरकार की, एलडीएफ सरकार के द्वारा वो विकल्प का एक मॉडल हमने बनाकर दिखाया है। एक तरफ हमने सुना गुजरात मॉडल, दूसरी तरफ यहाँ दिल्ली में हम लोग सुन रहे हैं दिल्ली मॉडल। वहां मोदी मॉडल, यहाँ केजरीवाल मॉडल। मैं दोनों को एक नजर से कतई नहीं देखती हूँ, लेकिन मॉडल क्या होता है मेरे प्रिय साथियों? मॉडल कोई ट्रेन की डिब्बा नहीं है कि एक ट्रेन की डिब्बा में तुम एक अच्छा काम करोगे और दूसरी ट्रेन की डिब्बे में जो वहां पैसेंजर है उनके साथ यातनाओं दिलाओगे। ये जो मॉडल होता है, ये एक समुचित योजना के आधार पर, विचारधारा के आधार पर ये मॉडल बनता है। और आज अगर हम देखें इस महंगाई के जमाने में, जहां हर चीज का दाम बढ़ रहा है, ये मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण जो इस देश की वित्त मंत्री है, आज उनका मॉडल क्या है मेरे प्रिय साथियों? हमारे जेब की काटने के आधार पर तमाम अप्रत्यक्ष कर लगाकर पेट्रोल और डीजल की दाम पर चार अलग अलग टैक्स
को लगाकर, गैस सिलेंडर का टैक्स लगाकर, मेरे प्रिय साथियों, पिछले 1 साल में 4 लाख करोड़ रुपया की। बारिश भी बहुत हो रही है, आप लोगों की परेशानी अगर है तो इधर आ सकते हैं। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। और उसके चलते 4 लाख करोड़ रुपया उन्होंने अपना जेब, अपना खजाना को भरा और उस पेट्रोल और डीजल के दाम की कर के आधार पर हमारे ऊपर पूरी महंगाई का बोझ लगाया है। और आज हम जानते हैं, एक पुरुष प्रधान समाज में मेरे प्रिय साथियों, उस महंगाई का बोझ का सबसे बड़ा हिस्सा एक औरत की कंधों के ऊपर है। एक औरत की कंधों के ऊपर इस रूप में है कि अगर कम आ रहा है घर में, तो औरत अपने पेट को काटकर परिवार की बचाव के लिए आगे बढ़ती है। आज हकीकत ये है मेरे प्रिय साथियों, इस महंगाई के चलते हर परिवार में पौष्टिक आहार की इतनी कमी आ गई है। और सोचो, इस मोदी सरकार की करोड़ता दूध के ऊपर, आटा की पैकेट के ऊपर, चावल की पैकेट के ऊपर, बच्चों की तमाम स्कूल की चीजों की जरूरत के ऊपर उन्होंने और 5% GST लगा दी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे वास्ते GST वापस लो, वापस लो, वापस लो। कल मैं गई थी वहाँ मांड्या में, कर्नाटक में, मनरेगा के वर्कर से मिलने के लिए। मैंने कहा कि आप लोग आए हैं, आप लोग कुछ खाए हैं कि नहीं। उन्होंने मुझे बताया, एक महिला ने अपनी वो डिब्बा को खोल कर दिखाया, उसमें 2 जवारी की रोटी थी और उसमें मिर्च की चटनी थी। तो मैंने कहा मिर्च की चटनी से खाएंगे? उन्होंने कहा बहन, ये मिर्च जो हम खाते हैं हमारी भूख को जला देती है और इसलिए हम मिर्च की चटनी। अरे रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये हालात है हर घर में, ये हालात है कि महिलाओं के ऊपर इतना बोझ है, ये हालात है। और मोदी जी हमारे घर के ऊपर मिर्च डालकर कहते हैं हमने तो महिलाओं को भैया मुफ्त में गैस का सिलेंडर दे दिया है। अरे मोदी जी, कौन 1100 रुपया गैस का सिलेंडर पर खर्च कर सकते हैं? और निर्मला सीतारमण बेशर्मी के साथ पार्लियामेंट में खड़ी होकर कहती है महंगाई तो कोई समस्या नहीं है। ये सरकार जो अपने मित्रों के साथ, जो अडानी अंबानी बड़े पूंजीपतियों की मित्रता के आधार पर उनको टैक्स छूट देते हैं, 10 लाख करोड़ रुपया का बैंक की लोन की छूट देते हैं, उनके ऊपर टैक्स की 33% से 22% को घटा कर देते हैं। ऐसे सरकार जो बड़ी पूंजीपतियों की मित्रता के आधार पर आपकी और हमारी एक गरीब औरत के बारे में ये हकीकत है। इस बजट में आंगनबाड़ी के लिए, आशा वर्कर के लिए, मिड डे मील स्कीम वर्कर के लिए, विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो विकलांग पेंशन होता है, अलाउंस होती है, उनके लिए मेरे प्रिय साथी एक निक्का पैसा उन्होंने नहीं दिया, एक पैसा पेंशन में नहीं बढ़ाया। लेकिन मैं आपको बता रही थी, वैकल्पिक सरकार, वैकल्पिक नीति, हमें गर्व है जहां देश भर में लोग महंगाई से तरस रहे हैं। ये केरल की सरकार है, उन्होंने मावेली स्टोर का
जो भी दाम आपको तेल में, चीनी में, नमक में, सब्जी में आपको बाजार, खुले बाजार में देना पड़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, ये केरल सरकार है जो सब्सिडी देकर 40% खुले बाजार की दाम में कम दाम देकर मावेली स्टोर में जनता के लिए उपलब्ध करती है। ये है केरल की विकल्प, ये केरल की विकल्प है। उन्होंने कहा 5% जो जीएसटी बाकी देश में लगा हुआ है, ये केरल की सरकार है जिन्होंने कहा हम अपनी जनता पर ये मोदी का बोझ कभी नहीं डालेंगे। उन्होंने खुद अपना खजाना का पैसा को काट कर उन्होंने 5% जीएसटी लागू करने से साफ इनकार किया। ये है केरल सरकार। और अगर हम दिल्ली की मॉडल देखते हैं, केजरीवाल जी भाषणों से, विज्ञापनों को देखकर नहीं चलेगा दिल्ली मॉडल। आपने कहा इंडिया को एक बनाएगी दुनिया में, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भूखे पेट केजरीवाल जी आपके इसी दिल्ली की राजधानी में 2 करोड़ जनता में केवल 79 लाख लोगों के पास, हाउसहोल्ड के अंदर जो व्यक्ति है उनके पास राशन कार्ड है, बाकी लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। केजरीवाल जी, ये मॉडल गरीबों के लिए मॉडल नहीं है। वेतन की बात देखिए, इस मोदी सरकार के चलते लेबर कोड के आधार पर एक जबरदस्त हमला है देश के मजदूर वर्ग के ऊपर। मुझे याद है इमरजेंसी के दौरान जब बोनस को काट दिया था, जब ट्रेड यूनियन अधिकारों को काट लिया था, जब मजदूर वर्ग को दबाने का प्रयास किया, आज देश भर में मोदी की घोषित इमरजेंसी ने मजदूर वर्ग को दबाने का पूरा प्रयास किया और बड़े पूंजीपतियों को साथ लेकर पक्की नौकरियों को समाप्त करके पूरा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो गया है। क्या है हमारे पब्लिक सेक्टर में, क्या है हमारी फैक्ट्रियों में? आज अगर एक मजदूर जो बेरोजगारी की बोझ से तप रहा है, अगर वो एक भी आवाज उठाएगा, मालिक मोदी जी की फोटो लगा कर कहेगा अरे मोदी जी जय हो, और मजदूरों को उस गेट से बाहर कर देगा क्योंकि उन्होंने अपने वेतन के लिए आवाज उठाई। इधर आ जाता है, आप इधर आ, जिसके ऊपर पानी गिर रहे हैं ना, यहाँ आ जाए, आ जाए। तो इसी प्रकार हमें गर्व है, यहाँ न्यूनतम वेतन ना मोदी जी लागू करना चाहते हैं और केजरीवाल भी न्यूनतम वेतन का घोषणा तो कर लिया है, हमने उसका स्वागत किया था, लेकिन कौन इसको लागू करेगा? कोई लागू करने वाला नहीं, लागू नहीं होगा। तो इसमें मजदूर किस रूप में आज अपना जीने के अधिकार के ऊपर उस हमला को कैसे सहेगा, ये हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन हमें गर्व है कि उसी केरला में न्यूनतम वेतन का 700 रुपया, आंगनबाड़ियों का 15,000 रुपया से ऊपर, मिड डे मील्स की वर्कर, आशा वर्कर, ये सब के लिए पेंशन को बढ़ा दिया है। ये है केरल की सरकार। इसलिए मैं कहती हूँ केरला का मॉडल, ये लाल झंडा का मॉडल, तभी हम एक मजबूत नीति के आधार पर हम इस मोदी सरकार की हम चुनौती देते हैं। तो एक तरफ बड़े पूंजीपतियों की सेवा में लगे हैं, साष्टांग प्रणाम हर चीज पर लगे हैं। आज मोदी जी ने एक बयान दिया है कि ये अर्बन नक्सल ने विकास पर एक दीवार खड़ा कर लिया है और उसके कारण हमारे देश
देश की विकास की गति रुक गई है। अरे कुछ तो आंखों के आधार पर, कुछ तो सच्चाई के आधार पर मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो हम ये समझेंगे आपका बुलडोजर जहां गरीबों की मकानों को तोड़ने पर लगी हुई है, आपका बुलडोजर सच्चाई के ऊपर चल रही है। और इसलिए आपने कहा अमर नक्सल की बात, कौन है अमर नक्सल? हम हैं, आप हैं, जो भी इस गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाएंगे। किसका विकास, कैसे विकास? हमारे देश की आत्महत्या की 2021 के आंकड़े देखो मोदी जी, शर्म नहीं आती है? इस देश के अंदर 47,000 जो दैनिक मजदूर हैं, जिनका कुछ नहीं है, वो दैनिक मजदूरी करते हैं। आपकी लॉकआउट में, आपके लॉकडाउन में इनकी रीढ़ को तोड़कर इनके परिवारों की जीने का अधिकार पर हमला करके वो आत्महत्या किए। 26% जो पिछले साल आत्महत्या हुए वो कौन थे? वो दैनिक मजदूर थे। 11% जो आत्महत्या किए वो कौन थे? वो देश के नौजवान बेरोजगार थे मोदी जी। 2 करोड़ की नौकरी आप लगा रहे थे, 10 लाख जो आपकी अपनी सरकारी पोस्ट रिक्त है, उसका क्या हुआ मोदी जी? ये अमर नक्सल नहीं, ये देश की न्याय की प्रक्रिया के लिए हम लड़ने वाले हैं। किसका विकास हुआ मोदी जी? आपकी सौजन्य में आज अडानी पूरी दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे अमीर आदमी है। और कैसे बने मोदी जी? अडानी की मेहनत से नहीं, इनकी कोई कला से नहीं, जादू की छड़ी आपके हाथ में है मोदी जी। 75,000 करोड़ रुपया बैंक की लोन आपने माफी कर दिया अडानी को। 75,000 करोड़ रुपया आपने बैंकों को आदेश दिया, लोन दो, लोन दो। आप निजीकरण करवा रहे हैं। आप हर पब्लिक सेक्टर को पूंजीपतियों के हाथ बेच रहे हैं। उनका अपना पैसा नहीं है साथियों, ये आपका पैसा है जो बैंकों में जमा है। ये जनता का पैसे के आधार पर उनको लोन देकर वो धन को बढ़ा रहे हैं। तो अडानी बने दुनिया के सबसे दूसरे नंबर के अमीर आदमी और दैनिक मजदूर की भविष्य में उनको आत्महत्या होती है। और जब हम विरोध करते हैं हमें गालियां दी जाती है, हमें क्या क्या कहते हैं। लेकिन ये लाल झंडा है मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाई, इस अन्याय के खिलाफ, इस पूंजीवाद के हमले के खिलाफ हम सब एक है, हम खड़े हैं। चाहे कुछ भी करना पड़े, एक साथ मिलकर इस गलत सरकार की गलत नीति को समाप्त करके हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है हमारे देश में? हम लोग लड़ रहे हैं जीने के अधिकार के लिए, लेकिन ये मोदी सरकार, ये आरएसएस संविधान के ऊपर हमला करके हिंदुत्व के नाम पर मनोवादी विचार को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। कल मैं जोधपुर जाऊंगी मेरे प्रिय साथियों। जोधपुर में दलितों के नाम पर जो जबरदस्त हमला हो रहा है उसके खिलाफ एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो लोग दलित के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं वो सब के सब उस मनोवादी विचार के हैं जो मोदी जी के आरएसएस की विचारधारा के साथ
जुड़कर कहते हैं हम हैं, हमारी जाति है, हमारा देश का परंपरा है। अरे तुम एक दलित दुल्हा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम घोड़ी पर चढ़ के तुम शादी में गए? तुम्हारे बच्चे की हिम्मत कैसे हुई कि हमारा वो जो घड़ा है पानी का, उस पर उसने हाथ कैसे लगाया? ये कहां से आता है मेरे प्रिय साथियों? ये आता है मनुवादी सोच के आधार पर। और आज मनुवादी सोच को कौन बढ़ा रहा है? मनुवादी सोच को बढ़ाने वाले वो आरएसएस है। मोदी जी की पूर्वज जो 1950 में संविधान का जब गठन हुआ, उन्होंने कहा ये संविधान में भारतीय बोलकर कुछ नहीं है, ये संविधान को अगर भारतीय रूप देना है तो मनुस्मृति के आधार पर ये संविधान होना चाहिए। और हिंदुत्व के नाम पर ये मनुवादी सोच को थोपने पर उनका पहला और मुख्य टारगेट है हमारे देश की माइनॉरिटीज के ऊपर और विशेषकर हमारे देश के मुसलमानों के ऊपर। हालांकि देश भर में जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है उनके ऊपर भी बहुत जबरदस्त हमले हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा आदिवासी जो क्रिश्चियन बने हैं उन आदिवासियों के ऊपर आज एक जबरदस्त हमला है। मोदी जी की नजर में आदिवासी तब आदिवासी माना जाता है, भारतीय तब भारतीय माना जाता है अगर वो मनोवादी सोच को अपना कर कहे, भगवा लगा कर वो कहे कि हम है भारतीय। होगा नहीं मोदी जी। 75 साल की आजादी के संघर्ष में लोगों ने इस विचारधारा को ठुकराया है। लोगों ने कहा जब हम एक है, धर्म हो जाति हो, जब हम एक है, हम एक होकर ब्रिटिश हुकूमत को हमने गिराया। और आज मोदी जी मुसलमानों के ऊपर जिस तरह तुम चौतरफा हमला कर रहे हो, हम भारतीय हैं, हम समझते हैं ये जो तुम्हारी नीति है, कुर्सी अदाने की जो नीति है, ये देश की हित के नहीं है। मोदी जी आप देश के खिलाफ ये साजिश कर रहे हो। ये मैं स्पष्ट शब्दों में इस मंच से जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि आज जो आरएसएस की नीति है, आज जो सब जगह धर्म के नाम को लेकर वो हिंदुत्व की मनुवादी विचारधारा को माइनॉरिटीज को टारगेट करके कर रहे हैं, ये देश की हित में नहीं, ये देश के खिलाफ है। और देश के खिलाफ जाने वालों के लिए जनता सजा देना जानती है। क्या है 1991 में कानून बना, रिलीजियस वर्शिप एक्ट, यानी कि जो धार्मिक स्थान है उसकी रक्षा के लिए एक कानून बना कि अयोध्या का अनुभव के आधार पर एक नया कानून बना 1991 में। और वो कानून है कि 1947 का जो भी धार्मिक स्थान जैसे भी हो, उस धार्मिक स्थान को कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? ज्ञान व्यापी मॉस्क के नाम पर मथुरा में यहां तक कि कुतुब मीनार का, ताजमहल का, ये तमाम जगह जो धार्मिक स्थल बने हैं, वहां इन्होंने एक जबरदस्त साजिश रचकर एक तरफ आरएसएस के लोगों को ग्रीन सिग्नल दिया, आप कोर्ट में जाए। जुडिशरी के बारे में मैं इस मंच से ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मैं जरूर ये जिम्मेदारी मानती हूँ कि हम देश की जनता को अलर्ट कर लें कि आज जुडिशरी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा किस रूप से दबाव में आ रहा है, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आज ये तमाम जगह विवाद
खड़ा करके हमारे देश को एक बार फिर विभाजन करने वाले नीति की ओर लेकर जा रहे हैं। केरल में मेरे प्रिय साथियों, सैकड़ों की हमारे कम्युनिस्ट, हमारे कॉमरेड, हमारे नौजवान वो आरएसएस की इस हमले के खिलाफ खड़े हुए और उनकी निर्मम हत्या हुई। लेकिन हमने कहा ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी का जहरीला नीति और प्रचार पिछले चुनाव 2019 में पिनराई विजयन ने 2020 में केरल की मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया कि बीजेपी का जो एमएलए था पिनराई विजयन ने नारा दिया कि केरल के अंदर हम इस बीजेपी के खाता को बंद करके रखेंगे। और मेरे प्रिय साथियों, वो बातें बंद हो गई। ये हकीकत है। कैसे बंद हुआ? क्या हमारी नीति है? हमने कहा हम किसी भी कट्टरवाद की विरोध है। हम कोई भी राजनीतिक मंच अगर धर्म के नाम पर राजनीतिक हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, हम उसके खिलाफ है। हमारी नीति है धर्म और धर्म में विश्वास, ये संविधान का अधिकार है। आप कौन से धर्म में विश्वास करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं, ये आपका अधिकार है। जो भी आप, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, ये आपका अधिकार है। मेरे प्रिय साथी, मैं कम्युनिस्ट हूं। मेरा जो धर्म है, ये लाल झंडा का जो धर्म है, ये इंसानियत है, ये जन सेवा है, ये धर्मनिरपेक्षता है, ये जनवाद है। मैं किसी धर्म के नाम पर काम नहीं करती हूँ, लेकिन ये कम्युनिस्टों का रिकॉर्ड है। चाहे हम किसी स्थान में जाए या न जाए, आपका अधिकार मस्जिद में जाने की, आपका अधिकार मंदिर में जाने की, आपका अधिकार गुरुद्वारा में प्रवेश करने की, आपका अधिकार चर्च में जाने की। हमारी क्या समझ है कि आपका वो अधिकार को हमारी खून से, हर बूंद से हम रक्षा करेंगे। ये है जरूरी। और इसीलिए हम धर्म को इस्तेमाल नहीं करते। और हम समझते कि आज हिंदुस्तान में जो धर्म को इस्तेमाल करता है वो हिंदुस्तान की दुश्मन है। और मैं महिलाओं से कहूंगी, आपको भ्रमित करने के बहुत प्रयास हो रहे, कहीं भजन मंडली हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा, कुछ हो रहा। भजन तो एक परंपरा है, वो तो भजन और गीत तो ग्रुप तो बनाते ही हैं, लेकिन उस भजन क्या आपको सिखाता है कि आप दूसरे धर्म को अपमानित करें? कौन थी रूपो शर्मा? कौन थी जो टेलीविजन चैनल पर आकर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ ऐसे गलत अवतार, ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल किए? और आज नुपुर शर्मा सुरक्षित जेल से है, उसको नहीं जेल भेजा। लेकिन जो लोग आदिवासी के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए लड़ते हैं, उनको जेल भेजा। ये जनवाद नहीं, ये जनवाद की धज्जियां है। क्या है ये वोट? पैसे के आधार पर अभी पता चला, पिछले जो 4 विधानसभा के चुनाव हुए छोटे छोटे प्रदेशों में 912 करोड़ रुपया घोषित मोदी जी की, अमित शाह जी के सेंटर ने खर्च किया, पार्टी ने
912 कैंडिडेट ने कितना किया वो छोड़ो, इलेक्ट्रल बॉन्ड में 7-8 हजार करोड़ रुपया मोदी जी के इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम। क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड का मतलब? पूंजीपति बगैर नाम के हमारे बीजेपी के अकाउंट में डाल देगा, ना आपको पता होगा ना हमें पता होगा, पैसा आ गया 9,000 करोड़, किसका क्या लेन देन हुआ? ये मोदी जी की जनता के ऊपर, पारदर्शिता के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। और उस पैसे के आधार पर सरकारों को तोड़ने का काम शुरू हो गया। महाराष्ट्र में करोड़ों रुपया को खर्च करके एक सरकार को तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में तोड़ दिया, राजस्थान में तोड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार 2014 से आज तक 12 सरकारों को इस तरह तोड़ने का, पैसे की बल पर, वोट की मत का धज्जियां उड़ाकर, ये मोदी जी का जन्म है। लेकिन बिहार का मिसाल बहुत प्रयास किया, लेकिन बिहार की मिसाल पूरी ऑपोजिशन पार्टियों के सामने एक सही मिसाल सामने आया। एक होकर वो महागठबंधन जो है, उन्होंने अपना रास्ता तय करके, और बिहार के अंदर जितने भी सीट है वो सीटों का गोल होगा मोदी जी का 2024 में। इसलिए अमित शाह जाकर बोलने लगे, जहर फैलाने लगे, इमिग्रेंट्स के बारे में, माइग्रेंट के बारे में बोलने लगे। लेकिन अमित शाह जी कोई डरने वाला नहीं है। बिहार की जनता आगे बढ़ी है और बढ़ेगी। तो देश भर में अलग अलग प्रदेशों में ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो रहे हैं अपने अपने प्रदेश की राजनीतिक समीकरण के आधार पर। बिहार के अंदर जब सरकार का गठन हुआ, हमारे 2 एमएलए हैं, हमने कहा हम सरकार का समर्थन बाहर से करेंगे, क्योंकि ये लाल झंडा है। 2 एमएलए के आधार पर, सरकार की उस लालच के आधार पर, ये लाल झंडा को हमारी नीति के साथ हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हमने साथ दिया। तो ये हमारी समझ है। लेकिन इस समझ को, इस यूनिटी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रिय साथियों, हम दूसरी दलों पर केवल भरोसा करके ये नहीं हो सकता है। हमें अपने को मजबूत करने की जरूरत है। जब हमारे पैर मजबूत हैं, जब हमारा संगठन मजबूत है, जब हजारों की तादाद में औरतें घरों से निकलकर, फैक्ट्रियों से निकलकर, खेतों से निकलकर लाल झंडे को हाथ में लेकर मजदूर किसानों के संघर्ष में जुटते हैं, जैसे आप लोगों ने किया पिछले ऐतिहासिक किसान संघर्ष में, हम समझते हैं कि जनता समझ रही है, जनता आगे बढ़ रही है। ये हताश होने की जरूरत नहीं है। मोदी जी अपने को और उनकी पार्टी अपने को पैसे की बल पर पेश करने का प्रयास करते हैं कि हम ही है, हम ही है। मोदी जी, इस देश की जनता ने, 60% जनता ने पिछले चुनाव में 60% जनता, 60% वोट इस देश की जनता ने ये आरएसएस बीजेपी के खिलाफ। ये मत भूलो, ये मत भूलो, ये मत भूलो कि सारे पैसे की बल पर उत्तर प्रदेश की चुनाव को आदित्यनाथ ने आतंक के आधार पर प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद
जो वहां मुख्य विरोधी दल है उनका वोट का प्रतिशत, उनकी सीट की प्रतिशत, जहां किसान आंदोलन का बहुत प्रचार हुआ कि नहीं वो हार गए किसान आंदोलन के क्षेत्र में, वहां झूठ है। उस क्षेत्र में भी किसानों के आंदोलन का जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव हुआ और एसपी और आरएलडी का जो गठबंधन है उनकी सीटों में बढ़ोतरी हुई। तो इससे हम क्या कहते हैं, हम कैसे अपने को मजबूत करेंगे? हमारे काम के आधार पर, हमारे अभियानों के आधार पर, हमारे संघर्षों के आधार पर, हमारे सिद्धांतों के आधार पर। मेरे प्रिय साथियों, ये हमारे ऊपर है, हम एक दिन में कितने घरों तक पहुंच सकते हैं। एक दिन में हमारा संदेश हम कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये रास्ता लाल झंडे का रास्ता है। ये रास्ता इस देश की इस बड़ी चुनौती का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि जैसे कौमे ज्योति बासु ने एक बार कहा कि आखिर में ये जनता ही सब कुछ तय करती है और जनता की आवाज के साथ हम अपने आवाज को जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आप लोग इस मौसम का मुकाबला करते हुए आप आए हैं। लाल झंडे पर आपका भरोसा है, लाल झंडे के लिए आपका प्यार है। आप और किसी कारण नहीं आए, आप आए हैं इस लाल झंडे के विश्वास को देखकर, और हम लोग एक साथ मिलकर हमारी ताकत को मजबूत करके हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में नवंबर दिसंबर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी होगा। मेरे प्रिय साथियों, अभी से उसकी तैयारी करके जहां जहां हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष का एक हिस्सा समझकर हम इस लाल झंडा की इज्जत को बचा के रखेंगे। अपना मॉडल को हम दिल्ली की जनता के सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।